नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आप देख रहे हैं राघवेंद्र दुबे ऑफिशियल। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी, जो टूट करके अजीत पवार के नेतृत्व में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गई। राजनीति की विडंबना देखिए कि प्रधानमंत्री 27 जून को मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और उस रैली को संबोधित करते हुए वो सारे विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष को बता रहे हैं कि वो सारी जो पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। उसी में वो नाम ले रहे हैं एनसीपी का। उन्होंने कहा कि एनसीपी जो महाराष्ट्र में पार्टी है उसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हो, खनन घोटाला हो, सिंचाई का घोटाला हो। उन्होंने सब घोटाले बाकायदा गिनाए और उनका निशाना था अजीत पवार, क्योंकि बीजेपी गाहे बगाहे अजीत पवार का नाम लेती रही है घोटालों में। और इससे पहले जब महाराष्ट्र में एक बार चुनाव हुए थे तो देवेंद्र फडणवीस, जो इस समय उप मुख्यमंत्री सरकार में, इससे पहले वो मुख्यमंत्री भी रहे बीजेपी के महाराष्ट्र में, तो उन्होंने चुनाव के दौरान अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर मेरी सरकार आ गई तो फिर वो जो फिल्म का डायलॉग है ना, उन्होंने बोला कि अजीत दादा चक्की पीसिंग 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 एंड पीसिंग। लेकिन वही देवेंद्र फडणवीस, याद करिए 2019 में, कि जब उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की तो देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह सुबह उनको 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन वो तो 80 घंटे बाद पता नहीं क्या हुआ, जिसमें एक आदेश आ गया कि जिसमें ये था कि सारी जो कार्रवाई है, जो फ्लोर टेस्ट देना है, उसमें वो कार्रवाई सार्वजनिक रूप से दिखाई जाएगी। शायद अजीत पवार को लगा कि अगर ये सारे जो लोग हमारे साथ आए हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हैं, अगर वो लोग दिखा दिए गए तो फिर पोल खुल जाएगी। तो 80 घंटे बाद फिर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और 80 घंटे बाद वो सरकार खत्म हो जाती है। और अब की बार अजीत पवार ने चौथी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जहां प्रधानमंत्री 27 जून को मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी पर निशाना साध रहे थे, विपक्षी पार्टियों की एकता पर सवाल उठा रहे थे, लगने लगे। उन्होंने कहा एक गारंटी मैं भी देना चाहता हूं, वो गारंटी ये है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी। और जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। इस कार्रवाई की मैं गारंटी देता हूं, ये कहा प्रधानमंत्री ने। दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस गारंटी के बाद 2 जुलाई को अजीत पवार एनसीपी के विधायकों के साथ आते हैं और वो उस सरकार में, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार बीजेपी के द्वारा अभी शिवसेना को तोड़ करके 1 साल पहले बनाई गई, जिसमें तमाम राजनीतिक शुचिता को एक तरफ रख दिया गया, सारे राजनीतिक जो
शिष्टाचार था उसको भी एक तरफ रख करके वो सरकार बनाई गई। और सबने देखा होगा कि कैसे एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की सरकार से निकाल करके और उनके साथ विधायकों को ला करके उनको जगह जगह ले जाया गया। इसके बाद सरकार के दम पर, सत्ता के दम पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लग रहा था जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने एनसीपी को संदेश दिया हो कि अगर ये तो इधर शामिल हो जाओ, अगर शामिल नहीं होते हो तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और वही भूमिका बनी कि 27 के बाद 2 तारीख को वो दोपहर को शपथ ले लेते हैं। जिस अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, उनके साथ 8 और एनसीपी के नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उनको शपथ दे दी गई। लेकिन जो बीजेपी के लोग, जो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना को तोड़ करके आए हुए विधायक, जिनको लग रहा था कि अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनका भी नंबर आ सकता है, वो लोग बैठे रह गए। और फिर वही हुआ कि पार्टी को जो टूट के आए, जिन्होंने अपनी नैतिकता को एक किनारे रख दिया, जिन्होंने राजनीतिक शुचिता को एक किनारे रख दिया, ऐसे लोगों को मंत्री पद मिल गया। अजीत पवार पर ईडी के आरोप हैं और अजीत पवार पर तलवार लटकी हुई थी जेल जाने की। छगन भुजबल 2 साल से ज़्यादा जेल में रह करके आए। 2016 में ईडी ने उन पर एफआईआर दर्ज की थी, इसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था और जेल भेजने के बाद वो 2 साल से ज़्यादा जेल में रहे। इसके अलावा हसन मुशर्रफ, जिन पर अभी कुछ सप्ताह पहले ही छापा पड़ा, इसके पहले वो उन पर जनवरी में छापा पड़ा था, फिर मार्च में पड़ा, फिर अप्रैल में छापा पड़ा। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे विधायक, उनको भी मंत्री बना दिया गया जो एनसीपी से टूट करके आए, जिन पर ईडी और तमाम एजेंसियों की मनी लॉन्ड्रिंग की, इनकी सभी जांचें चल रही थी। किरीट सोमैया जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इन सब पर आरोप लगाए थे बाकायदा। उन्होंने आरोप तो नारायण राणे पे भी लगाए थे, लेकिन नारायण राणे इसी बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। और कई विधायकों पर जो शिवसेना के थे, चाहे वो गबली हों या फिर दूसरे विधायक, जिन पर ईडी की लगातार जांच चल रही थी, ईडी बार बार उनको बुला रही थी, लेकिन जैसे ही वो एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हुए, उनकी सारी जांचें खत्म हो गई। तो ये बीजेपी सरकार का जो दोहरा चरित्र है कि जहां वो एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करे, वहीं पर दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करे। ऐसा लगता है कि बीजेपी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसके पूरे मायने बदल गए हों, वो भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी बन गई हो। और ये हुआ है बंगाल में। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के साथ थे, जब नारदा शारदा घोटाला हुआ तो उसमें उनकी जांच चल रही थी, सीबीआई उनके पीछे थी, ईडी उनके पीछे थी। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए तो सारी गलतियां उनकी माफ हो गई और उन्होंने, जैसे लगता है कि गंगा जी में नहा करके निकले हों, और उस तरीके से वो भी स्वच्छ हो गए। आपको याद है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, जिसके ऊपर बीजेपी ने पूरी बुकलेट बनवा दी थी, और उनके भ्रष्टाचार पर जो बुकलेट थी, और उस बुकलेट के बाद उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो वही इस समय पूर्वोत्तर राज्यों का प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। और पूछिए जांच उनकी कहाँ है, उस जांच का कोई पता नहीं। मुकुल राय जो ममता बनर्जी के साथ थे, जब बीजेपी के साथ आ गए, उन पर भी चल रहा था, सीबीआई की जांच चल रही थी, ईडी की जांच चल रही थी। फिर क्या हुआ, उनका भी कुछ नहीं हुआ। जो भ्रष्टाचारी आकर के बीजेपी की पतित पावनी गंगा में नहा लेगा, उसके सारे भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो भी भ्रष्टाचारी आता है, वो जब इसमें से साफ होकर के जाता है तो वो शिष्टाचारी होकर के निकल जाता है। ये बीजेपी की करतूत है। प्रधानमंत्री जी की बात को, उनका भाषण सुनिए, और इसके बाद अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बन जाना, ये इस तरीके की घटना है कि जिसको आप दोनों तरफ से जोड़ के अगर देखेंगे तो आपका राजनीतिक शुचिता से विश्वास उठ जाएगा कि किस तरीके के ये लोग हैं।
जो कहते कुछ हैं वो करते कुछ और शायद वो वहाँ से वो सभा के माध्यम से धमका रहे थे कि आप इधर आ जाइए, आप इधर आ गए तो उनकी जो गारंटी थी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की, तो अब वो गारंटी ऐसे बदल गई कि जो भी भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होगा वो मंत्री बनने की गारंटी है, उसकी उप मुख्यमंत्री बनने की गारंटी है, और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे असम में उनकी मुख्यमंत्री बनने की गारंटी है। तो ऐसी विचारधारा जो कहती कुछ और हो और करती कुछ और हो। क्या इस मामले से महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जहां बीजेपी ने सबसे पहले शिवसेना को खत्म करने का काम किया, अब उन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी को खत्म करने का काम किया। हालांकि शरद पवार ने इस पर कहा कि जो लोग अभी सरकार में शामिल हुए एनसीपी की तरफ से, कम से ये बात तो साबित हो गई कि जो प्रधानमंत्री जी कहते थे या बीजेपी के नेता कहते थे कि एनसीपी में ये जो लोग हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अब ये साबित हो गया कि एनसीपी में ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे, क्योंकि भ्रष्टाचारी होते तो बीजेपी उन्हें सरकार में शामिल नहीं करती या कराती। ये तो साबित हो गया। उन्होंने कहा हम गांव-गांव जाएंगे और फिर पहले की तरह पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। शरद पवार एक प्रमुख चेहरा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, और देश की राजनीति में उनको चाणक्य माना जाता है। राजनीति का चाणक्य उनको इसलिए माना जाता है कि जब बाला साहब ठाकरे अपने उभार पे थे 1987-88 में, उस समय महाराष्ट्र की राजनीति को जो दूसरी तरफ प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले थे वो शरद पवार थे। शरद पवार एक बार पार्टी से बगावत करके दूसरे ओर चले गए थे। इसके बाद जब 1987 में राजीव गांधी ने उनसे दोबारा कहा तो फिर वो दोबारा पार्टी में आए और उन्होंने पार्टी को संगठित किया। इसके बाद 1999 में विदेशी मूल का मुद्दा सोनिया गांधी का उठा दिया तो उनको पार्टी से बाहर किया गया। इसके बाद 10 जून 1999 को उन्होंने एनसीपी का गठन किया और उसको उस स्तर तक लेकर गए जहां उनकी सरकार बनी जाकर के। मात्र 38 साल की उम्र में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, और वो भी ऐसी धारा में जब इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व था। इंदिरा गांधी से बगावत करके ऐसे छत्र जिनका नाम है, अभी जब उनको स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, 2019 की बात करें जहाँ कैंसर से वो जूझ रहे थे, ऑपरेशन उनका हुआ था, जब लग रहा था कि एनसीपी ऐसे में क्या करेगी, तब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 58-59 सीटें दिलवाने का काम किया। पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को मथने का काम उन्होंने किया। तो उनमें दमखम अभी भी बाकी है, और उनका दमखम इतना है कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ उनका बड़ा सम्मान है राजनीति में। आज बने हैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ, चाहे वो छगन भुजबल हों, हसन मुशर्रफ हों, जिन पर कई मंत्रियों पर ईडी की जांच चल रही है, कई पर दूसरे मामले चल रहे हैं, उनको सबको मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन बात होती है भ्रष्टाचार की। मिजोरम में भी यही हुआ था कि मिजोरम में जहां कहा गया, सरकार बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार के पैसे का मिजोरम जो सरकार है वो गबन कर रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है। इस सरकार को वो मतलब सबक सिखाया जाएगा। जैसे चुनाव हुए वो उसी के साथ गठबंधन में शामिल होकर के सरकार बना ली। और कई जगह ऐसा हुआ जहां पर विरोध हुआ उसी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। शरद पवार के साथ जो अजीत पवार ने किया, जो उन्हें धोखा दिया, क्या जो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें सत्तासीन जो दल है बीजेपी, सत्ताधारी हैं, वो अपने दमखम पर, ईडी के दम पर, वो कोई भी विपक्ष को रखना नहीं चाहते। क्योंकि विपक्ष की अभी पटना में एक मीटिंग हुई थी, और पटना में मीटिंग के बाद सारे दल इकट्ठे हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि 2024 में मोदी सरकार को हटाने का काम क्या करेंगे। तब से लेकर के मोदी जी को, चाहे वो अमित शाह हों, उनके पेट में दर्द हो, और उन्होंने ये निशाना बना लिया, उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया कि इन पार्टियों को हम खत्म करके ही मानेंगे। उसी प्रयास में वो लगे। पहले उद्धव ठाकरे निशाना बने, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का काम किया। इसके बाद लगा कि मजबूत छत्र शरद पवार हैं, तो शरद पवार की पार्टी को टारगेट किया और उसमें वो कामयाब हो गए। बेशक उनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे, लेकिन अब वो उनके लिए शिष्टाचारी हो गए। उन्हें 2024 का चुनाव देखना है। ये तो राजनीतिक जुमले हैं जो चलते रहेंगे।
उन्हें कोई लेना देना नहीं विकास से, उन्होंने कोई लेना देना नहीं कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। 10 साल 2 सरकार हो गई हैं केंद्र में, नौकरियों की कोई बात नहीं होगी। 2 करोड़ नौकरी की बात थी, जहाँ किसानों की एमएसपी बढ़ाने की बात थी उसकी बात नहीं, किसानों की आमदनी दोगुनी की बात थी वो भी नहीं, स्मार्ट सिटी कहाँ है उसकी भी बात नहीं, बुलेट ट्रेन कहाँ है उसकी भी बात नहीं, काला धन की भी कोई बात नहीं है जो वापस आने की बात थी। फिर किसकी बात होगी? तो मंत्री शामिल बने हैं हसन मुशर्रफ, वो एनसीपी के मुस्लिम विधायक थे और कुछ दिन पहले ही वो सद्भावना रैली भी निकाल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ निकाल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला और वो तुरंत जाकर के बीजेपी के पक्ष में जाकर के मंत्री बनने का मौका आया तो वो भी जाकर के मंत्री बन गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ मंत्री भी बन रहे हैं, दूसरा जो हमारे ऊपर छापे पड़े हैं, जो ईडी जांच कर रही है, दूसरी एजेंसियाँ जो जांच कर रही हैं, उन जांचों से भी राहत मिल जाएगी। तो ये वॉशिंग मशीन है जिसमें सभी धुल के साफ हो रहे हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो किस करवट बैठेगी। 2024 में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा या इसका नुकसान हो सकता है उसको, क्योंकि जो उसने वहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी कर दी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो वो विचार कर सकते थे कि उनको मुख्यमंत्री रहने दिया जाए या न रहने दिया जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे पहले से ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुके थे। अब मामला अभी अटका हुआ है वो स्पीकर के ऊपर है कि 16 विधायकों को उनको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। ये तलवार लटकी है, अगर वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो दूसरे विधायक भी उसके जद में आ जाएंगे। तो क्या बीजेपी को ये लगा कि अगर ये किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई अगर हो गए तो ये सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र की, तो उन्होंने दूसरी व्यवस्था की, उन्होंने अजीत पवार को इस सरकार में शामिल करा दिया। और अब वो बता रहे हैं कि ये ट्रिपल इंजन सरकार है, क्योंकि एक तरफ एनसीपी हो गई, शिवसेना हो गई, बीजेपी शामिल है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। लेकिन यही डबल इंजन की सरकार मणिपुर में आपने देखा होगा किस तरीके से डबल इंजन की सरकार में, जहाँ मंत्रियों के घर सुरक्षित नहीं, पूरे 3 मई से तांडव चल रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोग बेघर हैं, कई लोग मारे गए हैं, चर्चों में, मंदिरों में, सब में आग लगा दी गई है। अब जनता ये सब देख रही है और जनता को विचार करना है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि जनता तो जब मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं एक गारंटी देता हूं कि वो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जनता तब मोदी मोदी कर रही थी जो वहां पर कार्यकर्ता थे। लेकिन जनता का मन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि वही देखो कि 2-3 दिन के अंतराल में ही दूसरी सरकार बन गई, जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे उनको ही सरकार में शामिल करा करके उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया गया। तो यही सरकार की नैतिकता है, यही हकीकत है राजनीतिक पार्टियों की जो आप देख रहे हैं। निर्णय बस जनता को करना है, निर्णय आपको करना है कि सरकार या प्रधानमंत्री या उनके जो सहयोगी कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, ये निर्णय तो आपको करना है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।